राधे राधे, जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए, पहले मैंने बताया सूर्य का 12 भावों में क्या प्रभाव है। अब मैं बताती हूँ कि चंद्र का 12 भावों में क्या प्रभाव है और ये हमारे जीवन पर कैसे शुभ और अशुभ प्रभाव डालता है। चंद्रमा का संबंध दिल से होता है। चंद्रमा अगर दूसरे और चौथे घर में बैठा हो तो वो शुभ माना जाता है। समझ लीजिए कि अगर वो दूसरे या चौथे घर में बैठ गया हो तो वो व्यक्ति को बहुत समझदार बनाता है, धैर्यवान बनाता है और ऐसा व्यक्ति अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा करके अपने ज्ञान को पूरा करता है और उसको सब कुछ मिलता है, चाहे वो धीरे धीरे ही मिले, लेकिन वो ज़िंदगी में अपना सब मुकाम हासिल करता है। और वही चंद्रमा यदि छठे और आठवें घर में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति रिश्वत से पैसा कमाता है, क्योंकि छठा घर बुध का होता है। और अगर वो पहले नौकरी पर हो तो वो बाद में बिजनेस ज़रूर करता है, मतलब वो बाद में उसे बिजनेस की ओर लेके जाएगा। अगर ये ऐसा व्यक्ति किसी के साथ भी कोई भी धंधा करे, बिजनेस करे, तो वो उसको दगा ज़रूर देगा, धोखा देगा, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस उसके दिमाग में, क्योंकि छठे घर में बुध है तो बचपन से उसके दिमाग में बिजनेस बैठा हुआ है। वो किसी भी तरह से रुपया पैसा कमाएगा, लेकिन कमाएगा। इसीलिए ऐसा व्यक्ति धोखा ज़रूर देता है। भाग्य स्थान के अंदर चंद्रमा हो तो उसे बहुत ही नरम दिल बनाता है, वो दूसरों की भलाई करता है, आश्रम वगैरह बहुत बनाता है। ऐसे लोगों से समाज को भी बहुत उम्मीद होती है। और समझ लीजिए कि अगर आपके 10वें घर में कर्म स्थान में हो आप चंद्रमा, तो ऐसे इंसान को अच्छा तो बनाता है पर माँ बेटे की लड़ाई करवाता है। वो लड़ाई भी ही रहती है, लड़ाई तो माँ और बेटे की रहेगी, लेकिन पैसा कमाने में कोई कमी नहीं आएगी उसकी, पैसा फिर भी कमाता रहेगा, लेकिन माता से लड़ाई करवाता है। और ऐसे व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो कितना ही पैसा कमा ले उसको कोई मन में वो सेटिस्फाई नहीं होता, सेटिस्फेक्शन उसको मतलब मिलता ही नहीं है। और अगर ऐसा व्यक्ति क्या होता है, नरम दिली के अंदर आ जाए, कोई उसकी तारीफ कर दे, वो नरम दिली के अंदर आ जाए तो वो इतना पैसा खर्च कर देता है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचता, अपने फ्यूचर के लिए भी नहीं रखता। अपने अगर शौक़ों पे खर्च करने के ऊपर आ जाए तो ये नहीं देखेगा कि वो उसने कितना पैसा खर्च कर दिया, बस कर देगा। ये नहीं देखेगा कि कितना कर दिया कितना नहीं करा, बस कर देगा। और समझ लीजिए 11वें का चंद्रमा ऊंचे ऊंचे सपने दिखाता है। आप जैसे कहते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ऐसे ऐसे सपने दिखाता है। वो इंसान अपने में ही रहता है, अपनी धुन में रहता है, 11वें का चंद्रमा। और धंधा बिजनेस जो भी करेगा उसमें वो चोट ज़रूर खाता है, उसको धोखा ज़रूर मिलता है। और जिन लोगों के साथ मिलता है अपना जीवन मतलब उन्हीं के अनुसार जीने की कोशिश करता है। अगर उसके मिलने चिलने वाले लोग अच्छे खाते पीते लोग हैं, अच्छे अमीर लोग हैं, तो वो अपने आप को उन्हीं में सोचेगा, मैं भी इतना ही अमीर हूँ, उनमें डालने की कोशिश कर। ये नहीं कह सोचेगा कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। वो उसके सामने जो आ जाएगा, जिससे बात करेगा, समझेगा बस मैं भी उसी की तरह हूँ, सेम। सही मानने में अपनी सोच समृद्धि कितनी है, प्रॉपर और कितनी प्रॉपर्टी होगी, ये तय करता है 11वां घर। उसके घरेलू जीवन, शादीशुदा ज़िंदगी तय करता है। और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन को तय करता है। कैसे कि चंद्रमा अगर 12वें घर में हो तो आपके जीवन को तय करता है, आपकी लाइफ को। अब आप पूछेंगे कैसे, कि आप अंत समय में, लास्ट टाइम में आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, ये तय करता है चंद्रमा। आप जो पैदा हुए हैं, कितने साल जिएंगे,
उसको तय करता है चंद्रमा। उम्र के आखिरी हिस्से को तय करता है चंद्रमा। चंद्रमा का हमारी लाइफ पे बहुत असर है। अब आपको एक छोटा सा सारांश बता देती हूँ कि ये आपकी सोच, समृद्धि, आपकी प्रॉपर्टी कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, आपका घरेलू जीवन, इन सब को तय करता है। और आपके जीवन के समय को तय करता है कि जो आप पैदा हुए हैं कितने साल जिएंगे, ये तय करता है। उम्र के अंतिम पड़ाव पर, आखिरी हिस्से को आपके ये तय करता है। अगर ये अच्छा है तो माँ उसकी राज कर रही होती है, खर्चा उसका स्मूथली चल रहा होता है, आपका घर, आप अपने घर पर ही रह रहे होते हैं और गृहस्थी, वाहन सबका सुख दिलाता है। और ख़राब हो जाए तो माँ आपकी दुखी रहती है। जब से आप पैदा हुए हैं, आपके बचपन से आपकी माँ दुखी रहती है। आपके घर में सीलन, आपने देखा सीलन आ जाती है, ये चंद्र के खराब की निशानी है। सीलन का आ जाना, या कहीं से आपने देखा होगा ज़्यादा रिसाव होते हैं, या ज़्यादा पानी का आ जाना दीवारों से, ये खराब। आजकल देखिए हल्की फुल्की तो सब जगह आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीलन का आना या कहीं से पानी का रिसाव आ जाना, ये खराब चंद्र की निशानी होती है। तो आपने समझा कि खराब और अच्छा चंद्र क्या रिजल्ट देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा हमारे अगर बचपन से हमारी हर चीज़ को तय करता है, तो हमारे अंतिम हिस्से को भी चंद्र ही तय करेगा कि हम कैसे जिएंगे। चलिए अब बताते हैं कि 12 भावों में चंद्र का क्या फल रहता है। तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, अगर आपको समझ में आए कि पहला घर, दूसरा घर, तीसरे घर, चौथा घर, कि चंद्रमा पहले घर में हो, दूसरे में, तो आप समझ जाइएगा कि कैसे होता है। तो पहले घर का संबंध होता है प्रत्येक भाव में चंद्रमा के रिजल्ट। पहले घर में अगर चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा भावात्मक बनाता है, मतलब उसको बहुत भावनात्मक बना देता है। ऐसा व्यक्ति दुखों का सामना बहुत आसानी से करता है, मतलब वो भावनाओं से सोचेगा, वो अपने दुखों का सामना बहुत आसानी से करता है। और ऐसा व्यक्ति अपनी माता से बहुत प्यार करता है, उसको लगाव बहुत होता है अपनी माता से उसको संपत्ति भी मिलती है। ऐसा व्यक्ति पहले नौकरी करता है, बाद में व्यापार करता है, मतलब यंग एज का कुछ टाइम वो सर्विस करता है, बाद में वो बिजनेस करता है। और अपनी लाइफ में ऐसा व्यक्ति सफल भी होता है जिसका चंद्रमा पहले भाव में होता है। अब जिसका चंद्रमा दूसरे भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति ये हमारे, आपको तो पता ही है, मैंने आप एक बार बताया था कि कुल कुटुंब का भाव होता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत मधुर होता है और अपने शत्रु से भी मीठी वाणी से ही काम करवा लेता है। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, शौकीन होते हैं, और खर्च करने पर आए तो ये नहीं देखते कि इनका भाग्य कि कितना खर्च हो रहा है। खर्च करने पर आ जाए तो कुछ नहीं देखते, चाहे पैसा हो या ना हो, फिर तो खर्च कर देते हैं। और इनका भाग्य अपने जन्म स्थान से दूर होता है, और अगर ये जन्म स्थान पर वापस लौट के आ जाएं तो इनका दुर्भाग्य से फिर सामना होता है, इनका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। इसलिए घर से दूर रह करके ही इनका भाग्य उदय होता है। चलिए अब बताते हैं कि तीसरे घर में चंद्रमा का क्या रिजल्ट। तीसरे घर में चंद्रमा, आपको पता है पराक्रम भाव का घर है। चंद्रमा हो तो व्यक्ति को हंसमुख बनाता है, मिलनसार तो होता ही है व्यक्ति इस घर का। वो धार्मिक भी बहुत होता है और आस्तिक भी गजब का होता है। जिस काम में लगता है वो तन मन से लगता है, लेकिन थोड़ा सा यह है कि इसको श्वास संबंधी रोग होते हैं, और अगर कोई काम हाथ में ले ले तो उसे पूरा करके रहता है तीसरे घर का, क्योंकि पराक्रम भाव पूरा पराक्रम कूट कूट के भरा होता है अगर चंद्रमा शुभ बैठ जाए तो। और चौथा घर व्यक्ति को अपनी आर्थिक, ये सुख सुविधा का होता है, तो चौथे घर का व्यक्ति अपनी आर्थिक सीमा से अधिक दान करता है और इसलिए इन्हें सम्मान भी मिलता है समाज से। इनमें क्वालिटी रहती है कि ये शत्रु को भी माफ़ कर देते हैं। अगर किसी ने इनके साथ बुरा किया है
तो ये उसको भी माफ़ कर देते हैं। और इनका अपनी माँ से बहुत लगाव रहता है। 5वां घर, ऐसा व्यक्ति चंचल बहुत रहता है, हिसाब से ज़्यादा चंचल रहता है, शरारती होता है। इनके कहते हैं कि पहली संतान कन्या होती है और चरित्रवान तो ये बहुत होते हैं। शरारती तो मतलब अगर ये बड़े भी हो जाए ना तो इनके अंदर की शरारत ख़त्म ही नहीं होती, इतना चंचलतापन इनमें रहता है 5वें घर के लिए। और 6ठे घर में अगर चंद्रमा हो तो ये श्वसन तंत्र, जैसे खांसी जुखाम ऐसी बीमारियों को देता है और व्यक्ति को कामुक बनाता है और खर्चा भी अपनी आय से अधिक करता है और नेत्र रोग भी इन्हें बना ही रहता है। अब अगर 7वें घर में चंद्रमा हो तो व्यक्ति धैर्यवान होता है, किसी बात की जल्दी नहीं होती उसको, सब काम को सोच समझ कर धीरे धीरे करता है। जब तक पूरी बात को अजमा नहीं लेता, किसी भी चीज़ को अजमा नहीं लेता, तब तक उस काम को करेगा नहीं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही सभ्य है, कल्चर्ड होता है। राजनीति में अगर ये व्यक्ति अपना भाग्य अजमाए तो सफलता इन्हें अवश्य मिलती है और इनका भी भाग्य घर से दूर जाकर होता है। अगर 8वें में चंद्रमा हो, ऐसा व्यक्ति नकारात्मक विचारों को अपने पास रखता है। कभी मतलब वो पॉजिटिव सोचता ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने पास रखता है। सोचता बहुत है, ईर्ष्यालु भी बहुत होता है। जैसे किसी ने नई गाड़ी लाई, भले ही उसके पास गाड़ी है, लेकिन अरे नई गाड़ी ले आया, क्यों, कैसी, ऐसे ईर्ष्यालु भी बहुत होता है। और अपने व्यापार को ठीक से ना चलाने के कारण डिप्रेशन में भी चला जाता है। अगर इसका व्यापार जब ठीक नहीं चलेगा तो डिप्रेशन में भी जाते हैं। अब 9वें घर का चंद्रमा, ये भाग्य स्थान होता है। ऐसा व्यक्ति संतान से वंचित होता है और यदि दूसरे भावों को देखा जाए और इनको संतान हो भी जाए तो ये संतान से दुखी रहते हैं। लेकिन इस घर के व्यक्ति धार्मिक बहुत होते हैं। अब 10म घर में चंद्रमा हो तो व्यक्ति किसी भी चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। किसी भी चीज़ में, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, उस कार्य का स्पेशलिस्ट माना जाता है। हर कार्य को करने की उसमें होड़ रहती है और हर कार्य का उसको नशा होता है। जिस चीज़ में लगेगा तन मन से उस कार्य को करके ही पूरा दम लेगा और अपने खानदान में तरक्की करने वाला व्यक्ति होता है, नाम रोशन करता है अपने घर का। 11वें में चंद्रमा हो तो व्यक्ति चंचल होता है, संतान आज्ञाकारी होती है इनकी। और अगर ये किसी भी चुनावी राजनीति हो या संगठन की राजनीति हो तो इन्हें बहुत सफलता मिलती है। लेकिन ये 60 वर्ष के बाद अपने कार्य को त्याग देते हैं किसी भी कारण। अगर ये अपना राजनीति में भाग्य आजमाएं तो काफ़ी ऊंचाइयों पर जाते हैं। लेकिन इनमें एक बात होती है, इनका जो चंद्रमा 11वें घर में होता है, ये 60 वर्ष के बाद उस कार्य को त्याग देते हैं। किस वजह से? ये आध्यात्म की ओर चली जाती है। अब 12वें घर का खर्चा ये होता है मोक्ष। इसमें श्वसन रोग इन्हें बना रहता है। जिनका चंद्रमा 12वें घर में होता है उनको श्वसन रोग बना रहता है। नेत्र रोग भी देखने को मिलता है इनको। इनका क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता इनका। ये खर्चीले बहुत होते हैं। 12वें घर का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। तो अब मैंने आपको बताया 12 घर में चंद्रमा अगर बैठा हो तो क्या रिजल्ट होता है। तो आपको जानकारी कैसे लग रही है लिख के भी कमेंट करिए। राधे राधे लिखिए, ओम नमः शिवाय लिखिए और ग्रहों की माया को सपोर्ट कीजिए। ग्रहों की माया 1108 को सपोर्ट कीजिए। तो आप सपोर्ट करेंगे तो मेरे को भी हौसला मिलेगा और मेरी भी जो थोड़ी सी मैं आती नहीं थी वीडियो पे, मेरी भी वो खुलेगी झिझक। तो ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ मैं आती रहूँगी।
नमस्कार, राधे राधे, जय माँ गंगा।